गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हाजिर हूं मैं अपना नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं भाषा प्रारंभ करूंगा। भाषा हिंदी हिंदी देखेंगे तो हिंदी एक भाषा है। पहला क्वेश्चन ये होता, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। हम जो भी कहना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसके लिए जैसे हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं भाषा। भाषा हिंदी भी एक भाषा है जिसकी लिपि अगर हम देखें देवनागरी। ये सारी चीजें हम भाषा का इतिहास, जब हिंदी का इतिहास पढ़ाएंगे वहां कौन सी भाषा किस लिपि से है, कौन सी हिंदी किससे निकली, कौन सी बोली किससे निकली, ये भाषा के हिंदी के इतिहास में देख लेंगे। अब भाषा विचारों का आदान प्रदान। भाषा पढ़ाने से पहले भाषा की इकाई लेनी पड़ेगी। तो अगर हम वर्ण देखें, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। अब वही वर्ण या वर्णमाला, जब वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाती है? वर्णमाला। जिसे आप लोगों को प्राथमिक में पढ़ाया गया होगा इस शब्द के नाम से, ओलम। और अभी भी आप इस क्वेश्चन को फेस कर रहे होंगे। आपके सामने दैनिक दिनचर्या में ये क्वेश्चन आता होगा। जब भी आप स्टडी के लिए बैठेंगे अथवा आप किसी से बात करेंगे, आप इंस्टीट्यूट के लिए निकल रहे होंगे और कहीं बाहर जा रहे होंगे, तो लोग पूछते हैं कहां जा रहे हो? सर मैं पढ़ने जा रहा हूं। अच्छा ओलम आती है? हम वही मात खा जाते हैं, कहते हैं जी आती है। और लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत क्वेश्चन सरल पूछ दिया। नहीं बच्चों, सबसे कठिन सवाल उसने पूछा कि आपको ओलम आती है? ओलम अच्छों को नहीं आती। मैं जब से हिंदी पढ़ाना शुरू कर रहा हूं मुझे ओलम पूरी नहीं आई, जबकि मैं बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाता हूं। इसका भी रीजन है, ओलम का न तो छोर का पता है ना इसके अंत का पता है। ओलम को जितना पढ़ते जाएंगे इसमें से क्वेश्चन निकलते आएंगे। हर वर्ष एक सवाल यहां से ऐसा आ जाता है जो नया होता है। मैं प्रयास करूंगा अपने इस वीडियो में कि ओलम के या वर्णमाला पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं उनको खत्म करूंगा। वर्ण, और कभी कभी क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, वर्ण है कितने? वर्णों की संख्या 52। यस बच्चों, आज हम आपको ओलम सिखा रहे हैं, सिखा नहीं रहे। ओलम में हमसे जो त्रुटियां होती हैं उनको करेक्ट करते हैं। जैसे का, तो का कहां से बोला जा रहा है, कैसे बोलना चाहिए? खा कैसे बोलना चाहिए? अ कैसे बोलना चाहिए? मेरे एक एक जिब्या के, तालु के, इनके एक्सप्रेशन को आप देखते हुए चले, ओलम आपकी तब सही होगी। और एक बार वर्णमाला सही हो गई तो आपकी शुद्ध वर्तनी, जो अशुद्ध वर्तनी आती है वो शुद्ध हो जाएगी। प्रयास करते हैं। वर्णों की संख्या 52। या वो पूछ सकता है अच्छा ओलम में वर्ण कितने होते हैं? तो हम कह देते 52। फिर वो क्वेश्चन करता है सुनाओ। नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं सुना पाओगे। आप वर्णों को डिवाइड कर लीजिए, वर्णों के प्रकार देखिए। वर्ण अगर इनके हम प्रकार देखें तो प्रकार होते हैं इनके स्वर, व्यंजन, अयोग्यबाह। यहां से थोड़ा सारा मिल जाएगा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोग्यबाह वर्ण। स्वर मुक्त अवस्था से बोले जाए अथवा स्वतंत्र रूप से उच्चारित। यह स्वरों की पहचान होती है कि इनके बोलने में किसी की हेल्प नहीं लगती है। और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाए। पहले इन्हीं को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, अभी सिर्फ ये रटने वाली परिभाषा, इसको हम दैनिक जीवन में प्रयोग करके दिखाते हैं। जैसे स्वर देखो कैसे स्वतंत्र से बोलता है, कैसे परतंत्र। जैसे एक स्वर है आ, क्या बना? आ। अब पढ़िए आ, निकला भी क्या? आ। इसका मतलब ये स्वतंत्र है और क्लियर हो जाएगा।
अब एक हम एक व्यंजन बना के दिखाते हैं। क्या बना? क। आप पढ़ क्या रहे इसको? क, लेकिन अंत में क्या निकल रहा है? अ। क, लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब है का का उच्चारण बिना आ के नहीं हो सकता, बिना ई के नहीं हो सकता, बिना ऊ के नहीं हो सकता। मूल तात्पर्य स्वर का प्रत्यारोप जब तक व्यंजन पर नहीं करोगे आप व्यंजन को उच्चारित नहीं कर पाओगे। और इनके लिखने का तरीका हलंत के साथ होता है। अगर किसी व्यंजन के साथ स्वर नहीं है तो उसका रूप ये मिलेगा, जिसे आप लोग आधा कहते हैं। ठीक है, तो मुक्त और स्वतंत्र की स्थिति हो गई। अयोग बा का अर्थ होता है बिना किसी योग के अर्थ। इसका मतलब है इनमें किसी स्वर व्यंजन इनका योग नहीं होगा, लेकिन एक विशेष अर्थ आ रहा होगा। जैसे इसको भी एक्सप्लेन करके देखते हैं। जैसे आ धन हलंत के साथ है तो आधा न, धन गा धन आ, ये हम संधियों में पढ़ाएंगे आपको। ये संधि है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो बना आपका अंग। अंग का मतलब है उंगली, हाथ, पैर, ये सब अंग। अंग इतनी चीजों को मिलाया तब एक अर्थ निकल रहा है। और इनमें से मात्रा एक शब्द वर्ण ही बना दीजिए। देखिए, जैसे आपको आहा लिखना है तो अ धन ह धन आ, तब आप कहेंगे आहा। और अगर यहां से बना दीजिए, ये अपने आप उच्चारित हो रहा है आहा। तो बिना किसी योग के जो अर्थ दे दें उन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। अब देखो एक और देख लीजिए। अयोगवाह आपके दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार ये दो प्रकार के होते हैं। अनुस्वार या इसी को अनुनासिक कहते हैं, अंग, और विसर्ग यानी आहा। तो ये संख्या में 2। ऐसे ही स्वर संख्या में 13। और व्यंजन संख्या में अगर हम देखें, व्यंजनों का प्रकार हम डिटेल से पढ़ाएंगे। आज हमारी क्लास स्वर पे फोकस रहेगी, इसलिए इनको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं यही लिए ले रहा हूं ताकि आप माइंड मेकअप करके चले कि बाद में अखिलेश सर जी इन स्वरों को भी इसी प्रकार पढ़ाएंगे जैसे हम स्वर पढ़ाने जा रहे हैं आपके। स्वर यानी व्यंजन, स्पर्श। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5, तो 5 पंचे 25। इसके बाद में अंतस्थ। अंतस्थ क्यों इन्हें अंतस्थ कहते हैं आगे क्लास में बताएंगे। इनकी संख्या 4। ऊष्म क्यों इन्हें ऊष्म कहते हैं आगे बताएंगे हम, 4। और 4 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। हालांकि संयुक्त को यहां स्थान नहीं दिया गया है। संयुक्त इनकी भी संख्या 4। अब देखो टोटल 4 4 8 4 12 और 25, 25 प्लस 12 37। लेकिन संयुक्त व्यंजनों को हिंदी में स्थान नहीं दिया गया, अतः यहां से 4 हम माइनस भी कर सकते हैं तो वो 33 रह जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यही से बनता है, व्यंजनों की संख्या 33, जिनमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ या रा ला वा और 4 ऊष्म सा हा तथा 4 संयुक्त, वही 33 अथवा 37 सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। और 2 ये तो 13 33 टोटल देख लीजिए, 13 33 और 2 3 3 6 2 8 1 3 4 48 और पूरा करने के लिए 4 संयुक्त उठा के रख लेंगे। 48 4 52, स्वरों की संख्या 52। ऐसे करके आप पूरी कर पाएंगे। और कौन कौन से हैं तो इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो व्यंजन और अयोगवाह की हमारी क्लास अगली रहेगी। आज टॉपिक डाल लीजिए स्वर, हिंदी के स्वर। कॉपी पेन साथ में रखें और लिखते चलें। और जहां भी आपको कोई भी डाउट हो या लगे कि समझ में नहीं आया तो वो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। हम आप लोगों को तुरंत से ही वो क्लास कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो आपको दोबारा पढ़ा दें। हेडिंग डालें सब लोग, स्वर।
स्वर बोबेल, यानी ये हमें आपको दिखाने 13 जो अभी मैंने कहा था। तो क्वेश्चन आता है स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था से बोले जाए स्वर कहलाते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं वो आगे देखते हैं। स्वर सबसे पहले हम देखते हैं स्वर उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें, उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर, आपसे ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कितने प्रकार से बांटा गया, नहीं, आपसे ये पूछा जाएगा मूल स्वरों की संख्या या मूल स्वर क्यों कहते हैं, क्या कौन सा है, निम्न में कौन सा मूल स्वर है? मिश्रित स्वर और पिलुत स्वर, इनकी वो संख्या पूछ सकता है। ऐसे मूल स्वर संख्या में 4, कौन कौन से? आ, ई, उ, रे। मूल स्वर आ, ई, उ, रे और इनकी संख्या 4। इन्हें मूल क्यों कहते हैं? क्योंकि आ किसी से बना नहीं है, ये स्वयं में मूल है। ई किसी से बनी नहीं है, ये बनने का यहां पता चल रहा है। मिश्रित स्वर 7। कैसे है मिश्रित? जैसे आपका आ मिश्रित है दीर्घा, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 मिश्रित स्वर 7। क्यों है मिश्रित? जैसे आ आपका मिलकर बना है आ धन आ, ये ह्रस्व भी हो सकते हैं, दीर्घ भी हो सकते हैं, संधि में क्लियर करूंगा। ई आपकी ई धन ई, उ आपका उ धन उ, ए आपकी आ धन ई, ए आपकी आ धन ए, ओ आपका आ धन उ, ओ आपका आ धन ओ। देखा, किसी न किसी से मिलकर बने, अतः इन्हें हम कह सकते हैं मिश्रित स्वर। ऐसे पिलुत स्वर, हालांकि संस्कृत के हैं, हिंदी में इनको कोई मतलब नहीं, लेकिन संख्या के लिए बता दिए। लिरो व्रो, ये प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वरों की संख्या 2, जोड़ के देखो 4 7 11 और 2 13। यही तो 13 लेके चल रहा हूं, आगे ऐसे ही मैं व्यंजन भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल आज स्वर ही खत्म कर लें। अगर वो उत्पत्ति के आधार पर नहीं पूछता है तो दूसरी हेडिंग डाल दें मात्रा के आधार पर स्वर। स्वर मात्रा के आधार पर, स्वर मात्रा के आधार पर रहेंगे वही। ये दिमाग मत रखना कि 13 अभी सबने पढ़ा दिए और भी पढ़ाने लगे, नहीं, इनके विभिन्न विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन जैसे जैसे आए हैं। मात्रा के आधार पर स्वर तो एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वर, इन्हीं मात्रा के आधार पर। अभी मात्राओं का खेल कम है, जैसे ही मैं आपको छंद पढ़ाऊंगा, यानी वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद रस, संधि, रस, छंद, अलंकार, तो जहां छंद का टॉपिक आएगा वहां मात्राएं और वर्ण हम गिनना सिखाएंगे, तो वो टॉपिक यहां से आपको पूछेगा। वो एक मात्रिक वही जो मूल स्वर थे, आ, ई, उ, रे। जरा इस शब्द को देखो, हालांकि ये एक ही है, लेकिन मात्रा के आधार पर कभी कभी ह्रस्व ऋ, कभी कभी दीर्घ ऋ, लेकिन दीर्घ ऋ को काउंट नहीं करेंगे। ये गुण संधि के लिए मैं ले जा रहा हूं, दीर्घ संधि के लिए ले जा रहा हूं। दीर्घ संधि में इनका खेल आएगा। ऋ, अगर ऋ आपकी ऐसी बनी है तो इसे हम ह्रस्व ऋ मानते हैं, और यदि इसमें एक और बनी है तो ये दीर्घ ऋ हो जाती है। दीर्घ संधि में जाके ऋ का फेर होगा। इनकी सबकी मात्रा एक। ऐसे द्विमात्रिक में जितने मिश्रित बनाए थे उनके सबकी 2 मात्राएं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ।
हम यहां भी कभी कभी गलती करते हैं, ए आई, ए आई, हम यहां भी गलती करते हैं। कुछ बच्चे ए ऐसी बनाते हैं, आई ऐसी, ये बेटा तरीका गलत है। हाँ, मात्राएं इनकी यूं ही चलती हैं, लेकिन इनको यूं बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। त्रिमात्रिक में वही आपका आ जाएगा पिलुत स्वर, पिलुत स्वर। और इस पे अभी तक गिनवाया गया तो वो गिनवाई गई ओम पर, ओम। जिन्हें उच्चारित करने में कम समय लगे इसका मतलब कम मात्रा है, अधिक समय लगे इसका मतलब दो मात्राएं, और सबसे अधिक समय लगे इसका मतलब त्रिमात्राएं, जैसे आपका ओम। इसके बाद में स्वर वो पूछेगा, ये हटा दे, ठीक है। इसके बाद में स्वर पूछेगा वो मुख आकृति के आधार पर स्वर, मुख आकृति के आधार पर भी देख लेंगे हम, मुख आकृति के आधार पर। इसका मतलब होता है स्वरों को बोलने के लिए मुंह के एक्सप्रेशन कैसे आते हैं। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो देखना पड़ता है कि वो कैसा बन रहा है, तो इसके आधार पर स्वर होते हैं। मुख्य रूप से विव्रत, ये मूल शब्द है, और अगर पूरी आकृति ना बने तो वहां से एक शब्द और बन जाता है अर्धविव्रत। ऐसे ही मूल शब्द है संव्रत, और अगर पूरी आकृति ना बने तो अर्ध कह देते हैं, अर्ध संव्रत। आपको ये संव्रत विव्रत की परिभाषा नहीं मिलेगी, तो इन दोनों की परिभाषा मैं यही दे दूं, विव्रत। विव्रत की परिभाषा लिख लें, जैसे हम लोग कहते हैं ओपन बोबिल, ओपन बोबिल, ओपन बोबिल, ओपन बोबिल का मतलब निम्न स्वर, निम्न स्वर। और संव्रत का अर्थ होता है उच्च स्वर, उच्च स्वर। इसकी डेफिनेशन होती है, लिख लें सभी लोग, जितना हो सके जिब्या का तालु और निम्न भाग। तालु होती है जो जिब्या के ऊपर वाला भाग होता है, तालु से जितना हो सके नीचे रखें जिब्या को, और निम्न भाग जहां जिब्या रखी होती है जितना हो सके उससे उसको ऊपर रखें। इसका मतलब बीच में रखने, ऐसी जो आकृति बने या जिस वर्ण का उच्चारण बने वो होते हैं विव्रत। जैसे आपका आ, बोल के देखो, आ तो तालु से भी दूर है और निम्न भाग से भी, बीच में आ उच्चारण। अन्य शब्द बोलेंगे ये खिंचने लगेगी, ऊपर को जाने लगेगी। जैसे आपके अर्धविव्रत में ही देख ले, अर्धविव्रत में आ जाता है आपका अ, ए ओ, अ, ए ओ। अब आप इनको कंपेयर कर लीजिए, देखा आपने जिब्या, अ, ए ओ। ऐसे हम संव्रत में देखें, संव्रत की भी परिभाषा लिख लीजिए, संव्रत अथवा ऊंचा स्वर, जिब्या को जितना हो सके, जितना भी हो सके ऊंचा रखें, तालु के तरफ ले जाए। जैसे आपका इ, ई, और इसके दो होते हैं उ, इनको हाईलाइट करते चले। और कम ऐसी स्थिति हो तो वो होते हैं दो ए और ओ, ये भी लिख लीजिए। अगर कल वो पूछता है विव्रत स्वर कौन सा है, तो ऑप्शन में मिलना चाहिए आ दीर्घ। अर्ध विव्रत कौन कौन से हैं, ह्रस्व आ, दीर्घ ए और दीर्घ ओ, यानी अ ए ओ। संव्रत यानी जिब्या को उठाना है हमें, इ, ई, उ, अर्ध संव्रत ए ओ। एक प्रकार और देख लीजिए, जिब्या के आधार पर, जीभ पे कौन से स्वर का स्थान कहां है, जिब्या के आधार पर। के स्थान के आधार पर
यानी कहां से कौन उच्चारित होता है, और इनके उच्चारण स्थान तो जब मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा, कल ही टॉपिक लगेगा मेरा ये स्पर्श व्यंजन और उनका किस व्यंजन का उच्चारण कहां से होता है देवनागरी लिपि के अनुसार, वहां मैं स्वरों को भी शामिल कर दूंगा। यानी ये आधा टॉपिक में अगले टॉपिक में सबमिट कर रहा हूं। नहीं तो आप ये कहेंगे सर ने इनके उच्चारण स्थान नहीं बताए, बिल्कुल चिंता ना करें बेटा, मैं बताऊंगा लेकिन अगले व्यंजनों के साथ ही कर दूंगा, तो आपका एक नोट्स अच्छा बन जाएगा। जिह्वा के आधार पर आग्र स्वर यानी जो आगे के हिस्से से बोला जाता है, आग्र स्वर का मतलब है जो आगे से बोला जाता है। आप तुरंत ट्राई करते देखते हैं ना, जैसे ई देखा होगा, ला ई, ऐसे ही ई, ए बोल के देख लीजिए सभी। जब भी आप बोलेंगे तो आपके इन शब्दों को बोलने में, इन स्वरों को बोलने में, शब्द नहीं कह सकते वर्ण है, इन वर्णों को बोलने में जिह्वा का अगला भाग आपका फंक्शन कर रहा होगा। बोल के देख लीजिए, देखा? और भी ट्राई करेंगे, स्पष्ट होने लगेगा। जब भी आप इतने बारीकी से इमला बोलेंगे तो आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कभी भी त्रुटि नहीं करेगा। हम लोग गलतियां कर जाते हैं, कभी कभी उससे बोल देते छोटा बेचारा छोटा बना देगा, बड़ा आ बड़ा बना देगा, होगा वो ह्रस्व ही। तो गलती नहीं करें और एक एक त्रुटि को हमारे साथ ठीक करते हुए चलेंगे। ऐसे आपका मध्य स्वर, मध्य स्वर का मतलब है ना ही अगले सिरे से और ना ही पश्च भाग। पश्च भाग का मतलब जितनी जिह्वा पीछे जहां से निकलती है वहां जिभी जुड़ी होती है, वहां से ही वर्ण निकलते हैं। जैसे मध्य स्वर में है आपका अ को बोल के देखिएगा तो अगला सिरा अब काम नहीं कर रहा। जैसे ई में अगला सिरा हिल रहा है और अगला सिरा शिथिल पड़ा हुआ है। पश्च स्वर अब लगने लगेगा कि आपको हमारी जिह्वा कहां से जुड़ी है, ये वर्ण कहां से आ रहा है। पश्च स्वर में आपका आता उ, देखा होगा जहां लास्ट में जाके जीभ आपकी गोल सी हो रही होगी, उ देख लो बोल के, इस शब्द से तो स्पष्ट लग जाएगा आपको, इस शब्द से बिल्कुल लगने लगेगा। और अगर यहां से भी है, हालांकि एक स्वर में बाहर से ले रहा हूं, वो संख्या से बाहर है, ऊंचा बन जाता है, बॉय टॉय डॉक्टर ऐसा वाला इन सब के उच्चारण स्थान पश्च स्वर। ये सभी स्वर आपके पश्च स्वर है। अगर वो पूछ दे निम्न में कौन सा आग्र स्वर है तो आप एक से एक को टिक कर देंगे। अगर वो पूछे मध्य स्वर कौन सा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर हाईलाइट करते हुए चलेंगे। अथवा फिर ये पूछता पश्च स्वर कौन सा है तो या तो आ पूछा जाएगा, नहीं तो आ, ये आपसे 100% पूछे जाने वाले हैं। तो ये हुए आपके स्वर एवं स्वरों के प्रकार। नेक्स्ट के लिए डाल लीजिए सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे व्यंजन तथा व्यंजन के उच्चारण स्थान, वहीं ये स्वर भी शामिल हो जाएंगे। तो कल हमारी क्लास रहेगी व्यंजन तथा अयोग्यता, और व्यंजनों के कल ही मैं पढ़ाऊंगा स्पर्श व्यंजन कैसे बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान कहां से है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन, और दो आपके अयोग्य बाह, इन सब के प्रयोग कैसे होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ कल। गुड बाय बेटा।